Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं ही, बट साथ में आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज इन हिंदी मीडियम वो भी अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। साथ में आपको ये जो भी कोर्सेज है प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में मिलेंगे। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। आप देख रहे हैं हमारा जो टॉपिक है लैंड। ये जो हमारा चैप्टर है आपने पूरा ही आप देख रहे हैं, लैंड है, सॉइल है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। काफ़ी वेराइटी है ना, बहुत ज़्यादा वास्ट आप कह रहे हैं, मतलब अलग लैंड भी आ गया, उसमें सॉइल भी आ गया, वाटर भी आ गया, वाइल्ड लाइफ भी आ गई, वेजिटेशन भी आ गया। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था चैप्टर में? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि दो लोगों के बारे में पढ़ा था, अलग अलग जगह जहाँ रहते हैं, वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में, जगहों में वो लोग रहते हैं, पार्ट्स में रहते हैं। किसके बारे में पढ़ा था? हमने मांबा के बारे में पढ़ा था, जो तंजानिया साउथ अफ्रीका में रहती थी। फिर हमने पढ़ा था पीटर के बारे में, जो न्यूजीलैंड में रहता था। भाई आपने ये भी देखा था कि मांबा जो अफ्रीका में रहती थी, साउथ अफ्रीका में रहती थी, तो वहाँ आपने क्या चीज़ देखी कि भाई उनके पास कैसा रॉकी प्लेन एरिया है, रॉकी जो एरिया है, मतलब ज़्यादा अच्छी, मतलब वहाँ की जो लैंड उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो उनके लिए जो उनके पापा हैं मांबा के, उनके लिए क्या प्रॉब्लम होती थी भाई? मेज़ ग्रो करने में भी प्रॉब्लम होती थी। वहीं दूसरी ओर मतलब मांबा का आपने देखा कि एक चीज़ का, एक क्रॉप ग्रो करने में भी कितनी दिक्कतें होती थी। बट दूसरी ओर आपने देखा था पीटर का, तो पीटर ऐसी जगह रहते थे, लैंड इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वहाँ टेक्नोलॉजी का भी बढ़िया यूज़ होता था, है ना। ऑर्गेनिक तरीके से वेजिटेबल्स भी ग्रो करते थे, शिप यार्ड भी था, साथ में वो लोग वुड कटर, उनकी जो है प्रोसेसिंग, वुड प्रोसेसिंग जो है उनका इंडस्ट्री कह लीजिए या उनकी फैक्ट्री कह लीजिए, फैक्ट्री भी थी। तो कितनी वैरायटी थी, तो बहुत अच्छे से वो लोग जीविका चला रहे थे, लाइवलीहुड बढ़िया चल रही थी। फिर एट लास्ट हमने ये पढ़ा था कि ये फ़र्क क्यों भाई, ये डिफरेंस क्यों? डिफरेंस इसलिए क्योंकि जो लैंड है वो इम्पैक्ट करता है, मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, टोपोग्राफी हो गई उस पर्टिकुलर सॉइल या एरिया की, वो सेम नहीं होती ना। पार्ट जो है वर्ल्ड की अलग अलग जगह की बात कर रहे हैं, तो वहाँ का अलग जो है इन्वायरमेंट हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकती है, लैंड, सॉइल, वाटर की अवेलेबिलिटी अलग हो सकती है और दूसरी जगह की अलग हो सकती है। इवन हम तो फिर भी वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, हम तो सेम कंट्री की भी बात कर लें तो जो ठंडे इलाकों में अलग मिट्टी मिलेगी, मतलब दूसरे इलाकों में अलग मिट्टी मिलेगी, और जो है साउथ के इलाकों में अलग मिट्टी मिलेगी, मिट्टी का कलर अलग होगा, अलग अलग जो है प्लांट्स ग्रो करेंगे उस जगह पे, फ्रूट्स वहाँ अलग अवेलेबल होंगे, तो ईस्ट साइड अलग अवेलेबल होंगे। तो आप देखें ना, डिफर करती हैं चीज़ें, सेम नहीं हो सकती, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, फैक्टर्स हो गए, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है लैंड, ये मैंने आपको ब्रीफ इसलिए दिया था ताकि आपको याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था और इससे कैसे आगे चीज़ें रिलेट करेंगी। तो अब हम लैंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। भाई नेचुरल रिसोर्स की बात आ गई, हमने जैसे कि पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड आ जाता है, हमारे जो एनिमल्स हमें मिलने आ जाते हैं, प्लांट्स, ट्रीज आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, एयर। भाई बट लैंड भी बहुत ज़रूरी है ना, बाकी चीज़ें भी ऑब्वियसली ज़रूरी, बट लैंड भी इसलिए ज़रूरी क्योंकि हम रह रहे हैं जिस ज़मीन पर मैं खड़े होकर आपको पढ़ा रही हूँ, आप भी कहीं हैं, किसी लैंड पर आपका घर बना है, फ्लैट्स हैं, जो आपका बंगलो कह लीजिए, ड्यूप्लेक्स कह लीजिए, इंडिपेंडेंट होम कह लीजिए, जो भी है, बट आप रह रहे हैं कहाँ बना है? ये धरती पे, लैंड पे ही बना है ना। हवा में तो नहीं तैर रहा है, पानी में तो नहीं बना है, बना लैंड में है। तो लैंड भी एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। कौन सी रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमें जो धरती है मिली है, हम बोलते हैं ना हमारी धरती माँ, ठीक है। तो क्या है भाई? लैंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। क्या? जो हमारा टॉपिक है लैंड। It covers only about 30% of the total area of the earth surface। भाई ये जो कह सकते हैं ओनली 30% एरिया कवर करती है हमारे अर्थ सरफेस का। कितना? ओनली 30%, 30%, ठीक है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ठीक है, लैंड है, जैसे हम बोलते हैं ना पानी है हमारे पास, खूब सारा पानी, तो क्या सारा पानी पीने लायक है? पानी प्रदूषित भी होता है, पॉल्यूटेड भी होता है जो है वाटर। तो हम ये देखते हैं कि जो पानी बह रहा है, आप जैसे गंदी जगहों में बह रहा है, जो गंदा सा स्टोर्ड वाटर है, तो क्या पी लेंगे? नहीं, आपको साफ पानी की जरूरत है। ऐसे ही लैंड की भी बात है कि भाई लैंड तो 30% अवेलेबल है ही, बट उसमें काफ़ी एरिया ऐसा है, क्या है? ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। भाई ऑब्वियसली 100% में से 30% है, ठीक है, एरिया हमें मिला है, हमारा लैंड इतना कवर करता है वर्ल्ड में, मतलब अर्थ में, बट
इसमें से काफ़ी चीज़ें जो एरिया होता है लैंड का वो हैबिटेबल नहीं होता, मतलब हैबिटेबल नहीं होता, हैबिटेट मतलब वहाँ पे लोग रह नहीं पाते, मतलब वहाँ की जो कंडीशंस है, जो ज़मीन की कंडीशन है वो ऐसी रहती ही नहीं है कि वहाँ कोई रह पाए या सर्वाइव कर पाए, अपना घर बसा पाए। ठीक है, तो इट कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया। 30% जो है टोटल एरिया का कवर करता है। टोटल एरिया हम क्या लेके चलते हैं, 100% लेके चलते हैं, तो 100% में से 30% ही कवर कर रहा है, तो आप सोचिए ना 50% से भी कम। ठीक है, एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। भाई ऑलरेडी स्मॉल परसेंटेज तो है ही, बट सारा पार्ट जो है हैबिटेबल नहीं है। सारे पार्ट्स में कि 30% से लेके पूरे 30% पार्ट में ही सब आराम से जी रहे हैं, चल रहा है, घर बन रहे हैं, रहने लायक कंडीशन से, रोड बन रही, नहीं ऐसा नहीं है। काफ़ी कहीं जगह जो है प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ वो जो है ज़मीन रहने लायक नहीं है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characters of land and climate. भाई uneven distribution आपने सुना होगा ना कि पहाड़ी एरिया में थोड़े कम लोग रहते हैं, जो प्लेन्स एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन मतलब जो एक जैसा नहीं हो, अलग हो, कहीं ज़्यादा मतलब कहीं 20% पॉपुलेशन है तो कहीं अच्छी 50% पॉपुलेशन रह रही, कहीं 80% रह रही, या कहीं बिल्कुल 2 से 5% कहीं पॉपुलेशन जो है रिसाइड कर रही है in the different parts of the world is mainly due to the varied characters of लैंड एंड क्लाइमेट। भाई मैंने बताया ना, क्लाइमेट जो है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, भाई तापमान की कंडीशन हो गई, जो है टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है, वहाँ की कंडीशन भी इम्पैक्ट डालती, साथ में लैंड कैसा है, वो भी जो है धरती है वो कैसी इम्पैक्ट डालती, तो इसीलिए जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। भाई अगर सभी जगह बराबर अच्छा चलने लगे तो बराबर सब नहीं रहेंगे। तो आपने देखा ना, आप सोचते होंगे कि यार इस एरिया में तो काफ़ी कम लोग रहते, कम लोगों के घर है पहाड़ी एरिया में, और जो प्लेन्स में काफ़ी घर बसते, तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये डिफर करती है, ये जो है प्रभाव डालती है, दूसरा लैंड प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वर्ल्ड में, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम अपने इंडिया या पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं करेंगे, राज्य की, हम ये बात लेके चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की। तो सब जगह यही है कि किसी हो सकता है किसी भी देश में, हम चाइना का एग्जाम्पल ले लें, अमेरिका के, तो कहीं अमेरिका में कोई हिस्सों में बढ़िया हो सकता है 80% तक पॉपुलेशन रहती होगी, और किसी पर्टिकुलर एरिया में मुश्किल से 2 से 5% पॉपुलेशन रह रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई क्लाइमेट और लैंड की कंडीशन जो है इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, कहीं कहीं देशों में काफ़ी कम लोग रहते हैं, कहीं रहते ही नहीं, और कहीं कहीं देशों में अच्छी, मतलब जो एरिया अच्छा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी है, लैंड अच्छा है रहने लायक, तो लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कुछ भी प्रॉपर या परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, द रग्ड टोपोग्राफी। भाई रग्ड टोपोग्राफी मतलब ऊबड़ खाबड़ ज़मीन कह लीजिए, ऊबड़ खाबड़ जगह है ना। रग्ड का मतलब ऊबड़ खाबड़, आप जैसे देख के इमेजिन कर सकते हैं, आप खुद ही सोचने से, आप बोलते हैं ना ऊबड़ खाबड़ सड़क है, ऊबड़ खाबड़ हालत है उस एरिया की, तो मतलब आप खुद ही कैसा इमेजिन करते हैं कि वहाँ चलने में, रहने में, धूप धूल मिट्टी, स्पेशली धूल क्या कह लीजिए, मिट्टी उड़ रही है, और वैसी ऊबड़ खाबड़ की चलने में भी दिक्कत हो रही है, गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रही है, तो रग्ड टोपोग्राफी। Steep slopes of the mountains, low-lying areas, susceptible to waterlogging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इतना सारा जो लिखा है अलग अलग थोड़े से टफ वर्ड्स आ गए, डोंट वरी। देखिए, रग टोपोग्राफी मैंने बता दिया आपको, ऊबड़ खाबड़ सा एरिया, भाई बहुत ज़्यादा जो ऊबड़ खाबड़ एरिया है, साथ में स्टीप स्लोप्स, जैसे आप ये कह रहे हैं, जैसे इसको हटा देते हैं, 1 मिनट। ठीक है, जैसे पहाड़ है ना, ये पहाड़ जा रहा है, ये पहाड़ है, तो मतलब बिल्कुल ही ऐसे, अच्छा मतलब ऐसा पहाड़ नहीं, एक पहाड़ कोई ऐसे होते हैं ना, यूँ बढ़िया जा रहे होते हैं, यूँ ऐसे में रहते हैं, तो चलने में ऐसे आसानी रहती है थोड़ा यहाँ पे आराम से, बट ये स्टीप मतलब बिल्कुल खड़े में, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट आप देख रहे हैं स्ट्रेट, तो ये स्टीप स्लोप्स मतलब जो स्लोप है, मतलब बिल्कुल ही आप देखते हैं ना, स्लोप मतलब जैसे जो आपके घरों में रहती है, आप कार वगैरह उतारते हैं, या आपने स्लाइड्स देखी होंगी, फिसल फट्टी बोलते हैं जिनको, तो उनमें कैसे फिसलते हैं, तो एकदम से जितनी खड़े में फिसल फट्टी होगी, जितनी स्ट्रेट होगी, तो एकदम से आप फिसलेंगे, तो ऐसे स्टीप स्लोप्स। तो भाई जहाँ अगर ऐसे स्टीप स्लोप्स हैं तो वहाँ पे घर बनना मुश्किल नहीं होगा, उस लैंड में कितनी दिक्कत हो जाएगी भाई, दिक्कत बनने में दिक्कत होगी, क्या पता कभी लैंडस्लाइड हो गया, मतलब जो मिट्टी खिसक के नीचे आ गई। आपने देखा है कि पहाड़ों की मिट्टियाँ नीचे खिसक के आती है, आपने काफ़ी जो है माउंटेनियस एरिया में सुना होगा कि भूस्खलन हुआ, जो है मिट्टी खिसक गई, थोड़ी सी ज़मीन जो है लैंड स्लाइड हो गई, मतलब लैंड जो है फिसल के नीचे आ गई, तो जो पूरे रोड में, जैसे फॉर एग्जांपल रोड जा रही है, तो ये रोड में मिट्टी जो है इकट्ठा हो गई यहाँ फिसल के, तो रोड जो है ब्लॉक हो जाती है। माउंटेन एरिया में तो ये बहुत होता है, जो पहाड़ी एरिया में जो लोग रहते होंगे ना, तो उनको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज
सस्टेप्टिकल टू वाटर। भाई लो लाइंग एरिया मतलब जो एरिया जैसे जहाँ पे पानी, मतलब जिन एरिया में जो लो एरिया, जो लो उसमें रिसाइड करते, जो लो लेवल पे रहते हैं, जहाँ पे पानी जल्दी भर जाता है, ज़रा से भी बारिश हुई, ज़रा सा भी कुछ तूफान बाढ़ आई तो बहुत जल्दी वो एरिया मतलब पानी से भर जाएगा। जैसे आपने देखा है ना कई कई जगह घरों के पास ऐसा होता है कि ज़रा सा पानी होता है तो भाई आंगन आंगन तक या घर के अंदर पानी चले जाता है। तो ऐसे लो लाइंग एरियाज मतलब जहाँ पे पानी, मतलब पानी के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पानी के लिए बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक है कि जैसी मतलब काफ़ी ज़्यादा ढलान में तो पानी आके वहाँ भर जाएगा, ज़रा सी बारिश हुई नहीं पानी भर जाएगा, तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो वहाँ पे क्या रहना आसान होगा? नहीं, बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल होगा। लो लाइंग एरियाज ससेप्टिकल टू वाटर लॉगिंग मतलब वाटर को जमा, बहुत जल्दी वाटर वहाँ पे जमा हो जाता है। ठीक है। डेजर्ट एरियाज, भाई डेजर्ट एरियाज, अब जहाँ पे प्लेन डेजर्ट एरिया होगा, जहाँ पे घास फूस नहीं होगी, हरियाली नहीं होगी, पूरा डेजर्ट एरिया होगा, पूरी मिट्टी जो है बन के रेत जैसी, वो पूरा एरिया ऐसा हो चुका होगा, ना कोई घास उग रही है, ना मतलब बारिश की भी प्रॉब्लम हो रही, प्रॉपर मिट्टी भी रहने लायक नहीं, तो वहाँ भी कैसे रहेंगे? तो पूरा डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं ना कि एक अच्छा एरिया, हरा भरा मैदान, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि बंजर सा बनता जा रहा है। ठीक है। थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेटेड, मतलब ये जो प्रॉपर जो पूरा एरिया है स्पार्सली अनइनहेबिटेटेड, मतलब स्पार्सली मतलब बहुत ही फ्यू, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर, और अनइनहेबिटेटेड मतलब इनहेबिटेड मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, और अनइनहेबिटेड मतलब जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, काफ़ी कम लोग रहते हैं, मतलब जहाँ पे जो है जीविका नहीं चलती, लोग रहते नहीं है बेसिकली, है ना। तो स्पार्सली मतलब बहुत कम। तो इन एरियाज़ में जो है जैसे थिक फॉरेस्ट एरिया, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया हो गया, तो वहाँ पे भी रहना मुश्किल है ना, जानवरों की दिक्कत, या फॉरेस्ट मतलब कुछ ट्रीज़ वगैरह गिर गए, है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्की हो सकता है। तो ये कुछ जो है प्रॉब्लम्स है जो लैंड हम कह रहे हैं ना 30% में मिला है तो हम 30% में पूरा रह लेंगे, नहीं, हम 30% में पूरा नहीं रह सकते, क्योंकि ये जो सारी दिक्कत है ना आती है। एक बार मैं फिर आपको समझाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि हमारे पास लैंड कितना है। हमारे पास जो है लैंड 30% है। ठीक है। 30% जो है हमारे पास भूमि अवेलेबल है, ज़मीन हमारे पास है, बट 30% में से जो वैसे ही ऑलरेडी इसमें मेंशन है कि भाई स्मॉल है, जो है स्मॉल पार्ट, हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि जो इतने परसेंट में से, हाँ ये स्मॉल परसेंटेज हमारे पास ऑलरेडी 30%, बहुत कम होता है, 50 से भी कम, लगभग आधा जितना हो जाता है। ठीक है। वो तो अवेलेबल है ही, साथ में क्या है कि सारी ज़मीन रहने लायक नहीं है। क्यों रहने लायक नहीं है भाई? रीज़न क्या क्या है कि उबड़ खाबड़ ज़मीन हो गई। उबड़ खाबड़ ज़मीन में कैसे रह पाओगे, कैसे घर बना पाओगे? ठीक है। आपको रोड्स कैसे कंस्ट्रक्ट कर पाओगे? दिक्कत होगी आपको रहने में। ठीक है। दूसरा, ऐसी जगह जहाँ पे पानी भर जाता है बहुत जल्दी, लो लाइंग एरियाज़ जहाँ पे बहुत जल्दी पानी लॉक्ड हो जाता है, मतलब भर जाता है बहुत ज़्यादा, ज़रा सी बारिश आई, ज़रा थोड़ा बहुत भी पानी गिरा तो पानी भर गया घरों में, तो दिक्कत वाली बात है। लैंडस्लाइड होता है, मतलब जो मैंने बताया था ये स्ट्रिप, जो मतलब ऐसे माउंटेन जो बिल्कुल हाई और स्टीपी माउंटेन, जो मतलब बहुत खड़े में माउंटेन रहते हैं, तो वहाँ पे अगर घर बनेंगे तो भूस्खलन होगा, जो भूमि खिसकेगी तो घर बनने में, मतलब घर जो रहेंगे तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी, उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो भाई ऐसे ऐसे एरियाज़ में प्रॉब्लम आती है। साथ में हमने क्या पढ़ा था? थिक फॉरेस्ट या डेजर्ट एरिया, भाई जहाँ ऑलरेडी और बंजर टाइप की ज़मीन है, डेजर्ट एरिया जहाँ ग्रीनरी नहीं है, जहाँ पे घास फूस की दिक्कत है, जो ज़मीन भी बंजर जैसी होगी तो वहाँ भी रहना मुश्किल है। ठीक है। साथ में फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्टेड एरिया जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट है, वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो जानवरों का डर, और मतलब कैसी क्या मिट्टी है, कैसी लैंड है, उसका भी दिक्कत। ठीक है। तो ये जो एरिया है, इन एरिया में नॉर्मली क्या है, ये एरिया स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड, मतलब ये एरिया में ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही कोई नहीं रह रहा, अगर रह भी रहा होगा तो स्पार्सली, मतलब बहुत ही कम चांसेस है कि कोई रहे, बहुत ही कुछ परसेंट हम लेके चल सकते हैं, हो सकता है 1-2%, ये थोड़ा और भी ज़्यादा लोग रह सकते हैं, या अनइनहेबिटेटेड मतलब या नहीं भी रहते। तो इन एरिया में कैसे कोई रह सकता है, मैंने आपको बताया है ना, उबड़ खाबड़ है, पानी जल्दी भर जाता है, लैंडस्लाइड की इशू होती है ना, भूस्खलन, मिट्टी खिसक के नीचे आ जाती, साथ में थिक फॉरेस्टेड एरिया है या बंजर ज़मीन है, तो वहाँ पे या तो बहुत ही कम लोग रहते हैं, बहुत ही कम जनता जो है रिजाइड रह पाती, पॉपुलेटेड है मतलब है जनता, या तो अनइनहेबिटेटेड या रहने लायक है ही नहीं। ठीक है। कितने परसेंट हमारे पास लैंड है? हमारे पास 30% लैंड है ऑलरेडी। ठीक है। चलिए, सो इसी के साथ आपका जो टॉपिक है लैंड का एंड होता है। आगे हम लैंड के बारे में और भी पढ़ेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन, भाई लैंड तो है बट कैसे वो बर्बाद हो रहा है, हम ह्यूमन बींग्स उसको बर्बाद कर रहे हैं, क्या कंडीशन उसको इम्पैक्ट डाल रही है, फिर आगे पढ़ेंगे हमें लैंड को कैसे बचाना है। तो इसी के साथ आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक एंड होता है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ही। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज है जो कि 100% फ्री हैं आपको, तो आप बिल्कुल इन्हें जो है ग्रैब कर सकते हैं फ्रीली। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्स,
मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम का भी चैनल है, आप उसे भी देखिए, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डले हुए हैं। साथ में आप अदर प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।